गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हो? लास्ट अपनी कहाँ बात हुई थी? पृथक्करण दूरी, अलगाव दूरी, जिसे अपन कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं, जहां पर हम जो बीज उत्पादन करते हैं उसका जो खेत है वो हमारे उसी फसल की दूसरी किस्म से एक निश्चित दूरी तक गैप होना चाहिए, और उस गैप को जो हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। जिस तरीके से आप स्पेसिंग में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बात करते हो, रो टू रो, उसी तरीके से दो खेत के बीच की जो दूरी निश्चित है वो आपकी होगी आइसोलेशन डिस्टेंस। जो हमने बात करी थी कि परपरागित फसलों में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बहुधा परपरागित में उससे कम, और स्वपरागित में सबसे कम होती हैं। तो अपन यहां पर जो है न्यूनतम यानी कि मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कम से कम अपने को कितनी रखनी है, फाउंडेशन सीड की अलग बात करेंगे, सर्टिफाइड सीड की अलग बात करेंगे, दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है। कुछ केसेस में हम हाइब्रिड की अलग से याद रखेंगे, हाइब्रिड पे अलग से उनमें क्वेश्चन बनता है, तो आप मेरे साथ ही नोट करेंगे, ठीक है ना? इसको नोट करते हुए चलना, सिस्टमेटिकली याद रखना पड़ेगा अच्छे से अपने को। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस, एक तरफ ले लेते हैं क्रॉप्स, फसलें, उसकी जो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस है उसकी भी अपन यहां पर बात कर लेंगे। थोड़ा सा इसको अपन इस तरीके से करें क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए इनमें। पूरा ना लिख के मैं केवल लिखूंगा आइसोलेशन डिस्टेंस, आईडी, ठीक है? ये पहले अपन लिखेंगे फाउंडेशन सीड की, आधार बीज की, फाउंडेशन सीड आधार बीज की न्यूनतम आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होगी उसे अपन यहां पर लेंगे, और इधर आइसोलेशन डिस्टेंस लेंगे अपन सर्टिफाइड सीड की, प्रमाणित बीज की, सर्टिफाइड सीड। तो अपने को ये ध्यान रखना रहेगा, जिसमें सबसे पहले अपन कम से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, एसपी फसलें, यानी कि आप सब समझते हो स्वपरागित फसलें। इनके अंदर कुछ फसलों के उदाहरण लेता हूं जिनके अंदर बात करें तो आइसोलेशन डिस्टेंस दोनों तरफ होगी 3 मीटर और 3 मीटर, फाउंडेशन में भी 3 मीटर और सर्टिफाइड में भी 3 मीटर। ऐसी कौन कौन सी फसलें रहेगी जिनके अंदर धान, गेहूं, जौ, धान, गेहूं, जौ, इनकी बात करें, साथ ही रागी, या जौ के साथ ही जय ले लें, रागी, धान, गेहूं, जौ, जय, रागी, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, चौला, टमाटर इत्यादि। इन फसलों के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या रहेगी, तो अपने को ध्यान रखनी है 3 मीटर और 3 मीटर, ठीक है? तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गेहूं का पूछ लेते हैं, धान का पूछ लेते हैं, तो अपने को याद रहेगा आसान सा। इन्हीं फसलों के अंदर, या अगले पॉइंट में अपन बात करें कि मक्का की और ज्वार की, ठीक है? साथ में पहले अपन बात करें धान की हाइब्रिड, जिनके ब्रैकेट में एच लिखूंगा, मतलब उनके हाइब्रिड के आइसोलेशन डिस्टेंस अलग से ध्यान रखेंगे। गेहूं हाइब्रिड, और बात करें यहां पर अपना एक और जो हाइब्रिड, इनकी नॉर्मल वेराइटीज की तो अपन 3 मीटर बता चुके हैं, लेकिन इनके हाइब्रिड की बात करेंगे तो 200 मीटर और 100 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस अपन ध्यान रखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अक्सर केस में
फाउंडेशन की आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड से ज्यादा होती है। अब यही क्वेश्चन पूछ ले कि आइसोलेशन डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगी, तो फाउंडेशन। आपको पता भी है कि शुद्धता भी किसमें ज्यादा होती है, फिजिकल कहो जेनेटिक कहो, तो शुरुआत वालों में ज्यादा होगी, बाद वालों में धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी तरीके से आइसोलेशन डिस्टेंस भी बाद में कम होगी तो भी चल जाता है। ठीक है, इनके साथ ही अपन 200 और 100 मीटर के अंदर यहां पर उदाहरण अपन ध्यान रखेंगे मक्का का और ज्वार का, जिनकी नॉर्मल किस्मों की बात कर रहा हूं, हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूं। मक्का और ज्वार, जिनके ब्रैकेट में एच लिखूंगा उन्हीं के हाइब्रिड की बात की जाएगी। तो राइस का हाइब्रिड, व्हीट का हाइब्रिड और बार्ले का हाइब्रिड और मक्का का नॉर्मल वेराइटीज और ज्वार का नॉर्मल वेराइटीज की जो आइसोलेशन डिस्टेंस है 200 मीटर फाउंडेशन के लिए, 100 मीटर सर्टिफाइड के लिए, ध्यान रहेगा। चलो अगला अपन यहां पर लेते हैं बाजरा, और ऊपर जो दोनों बात करें इनका हाइब्रिड भी ले लेते हैं। मक्का में आपको याद हाइब्रिड, ज्वार में हाइब्रिड, मक्का में हाइब्रिड, ज्वार में हाइब्रिड, क्योंकि इनकी नॉर्मल के पहले अपन लिख चुके हैं। उसके अलावा अपन यहां पर ध्यान रखेंगे रैपसीड मस्टर्ड, रैपसीड एवं सरसों, रैपसीड एवं सरसों। और बात करें सूरजमुखी, कुसुम यानी कि सनफ्लावर, सेफ्लावर, दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं। सनफ्लावर, सेफ्लावर, सूरजमुखी और कुसुम, जो दोनों ही तिलहनी फसलें ऑयलसीड क्रॉप से सबको पता है। ठीक है, इनकी हिंदी भी आप ध्यान रख लेंगे। उसके अलावा अपन ध्यान रखें ओकरा, चिली, ब्रिंजल, भिंडी, मिर्च और बैंगन, ये तीनों सब्जियों वाले एक साथ ध्यान रखेंगे। और बात करें अरहर, इनके अंदर जो आइसोलेशन डिस्टेंस हमें ध्यान रखनी है उनकी बात अगर करें अपन 400 मीटर और 200 मीटर। 400 मीटर फाउंडेशन के लिए, 200 मीटर सर्टिफाइड के लिए, रटनी ही पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, मक्का का हाइब्रिड पूछेगा तो 400 200 बोलोगे, लेकिन नॉर्मल मक्का बोलेगा तो 200 100। उसी तरीके से ज्वार में भी धान, गेहूं और जौ का अगर नॉर्मल बोलेगा तो 3 मीटर, और इधर बोलेगा हाइब्रिड की तो 200 और 100 मीटर अपने को ध्यान रखनी। एक बार ये नोट करो। क्रॉप्स के नाम इंग्लिश में लिखा करो सर प्लीज। बीएससी ऑनर्स एग्री स्टूडेंट है भली हैं, लेकिन हमारा बैच हिंदी मीडियम में, इसलिए उसको अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। भली मेरे को सबको पता है कि सबको आता है इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन अपन इसको आपको बोल बिल्कुल हिंदी, आप सबको ही पता है, मैं किसी में भी लिखूं उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ा। ठीक है, सबको पता है कि ज्वार को क्या कहते हैं, ज्वार, ठीक है, सबको मालूम है। पर हिंदी मीडियम की वजह से इसको अपन हिंदी में लिखते हुए चल रहे हैं। इंग्लिश लिखने लग जाऊंगा तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं बच्चे प्योर, उनकी दिक्कत आ जाएगी। बेच अपना हिंदी मीडियम का है ना, तो आप टेंशन ना लें, सबके अकॉर्डिंग ही अपन चलते हैं। बाजरा हाइब्रिड, बाजरा हाइब्रिड में 1000 मीटर फाउंडेशन के लिए और 200 मीटर सर्टिफाइड के लिए, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। कर लिया नोट? बढ़े आगे, इनमें इंपॉर्टेंट पे थोड़ा सा अपन बाद में आ जाएंगे, पहले एक बार इसको नोट सबने कर लिया होगा। चलो आगे बात करते हैं सूरजमुखी का हाइब्रिड, और नोट करेंगे अपन सनफ्लावर का। तो सनफ्लावर हाइब्रिड की बात करें तो 600 और 400 मीटर सनफ्लावर हाइब्रिड। छह सौ मीटर और 400 मीटर।
ठीक है, सनफ्लावर हाइब्रिड के लिए। उसके अलावा अपन बात करें कॉटन में 50-30 मीटर अपन ध्यान रखेंगे, कपास में जिनमें हाइब्रिड पे पूछा जाता है उन्हीं के क्वेश्चन अपन यहाँ पर हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, सबकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। 50 मीटर और 30 मीटर कपास के अंदर जो आइसोलेशन डिस्टेंस ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 50-25 अपन ध्यान रखेंगे ग्वार में, क्लस्टर बीन में, क्लस्टर बीन ग्वार। उसके अलावा बात अपन यहां पर ध्यान रखें राजमा, चौला, राजमा यानी कि फ्रेंच बीन, चौला यानी कि काउपी, राजमा, चौला, मेथी और अलसी, फेनुग्रिक यानी कि मेथी और लिंसीड यानी कि अलसी। इनमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस ध्यान रखेंगे 50 मीटर फाउंडेशन के लिए और 25 मीटर सर्टिफाइड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस। कई बार एग्जाम में आइसोलेशन डिस्टेंस पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। उसके अलावा कुछ दलहन जैसे आपके उड़द, मूंग, उड़द, मूंग, और बात करें यहां पर मसूर, खेसरी, चना, मसूर, लेंटिल यानी कि खेसरी, लेथाइरस सबको पता ही है, और चना। इनके अंदर जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो 20 मीटर और 10 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस इन कुछ फसलों के अंदर ध्यान रखेंगे। तिल में होती है 100 मीटर और 50 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर तिल के अंदर अपन आइसोलेशन डिस्टेंस ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिनका ग्रुप बन पाया उनको ग्रुप में बना के इकट्ठी एक साथ लिखी। जिनमें केवल एक ही उदाहरण है उनमें अपन अलग बात करें। कुकर बिट्स, सारे कुकर बिट्स को एक साथ ले लेते हैं, सारे कद्दू वर्गीय कुकर बिट्स, जिनके अंदर दो तरीके से ऑप्शन में होता है, तो दोनों ही चीज अपन बात करेंगे। कभी कभी तो 800-400, कभी कभी 1500, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 800, 1000 या 400-500। यानी कि ऑप्शन में अगर 800 है तो पहली प्रायोरिटी 800 देंगे, नहीं है तो 1000 मीटर को प्रायोरिटी दे दिया जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर इधर 800 होगी तो उधर 400 होगी, और इधर अगर 1000 तो उधर 500 मीटर होगी। जबकि इनका हाइब्रिड का अगर बात करेंगे तो 1500 मीटर और 1000 मीटर आपको याद रखना पड़ेगा। इन कुकर बिट्स का हाइब्रिड 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर के लगभग फाउंडेशन के लिए, और 1000 मीटर आपकी होगी किसके लिए, सर्टिफाइड के लिए। इसको भी नोट कर लो फटाफट से। अलग अलग किताबों में अलग अलग वेरिएशन हो सकती है, लेकिन अपन ने जो लिखी है वो अधिकतर एग्जाम्स में जो पूछी गई है उसी अकॉर्डिंग अपन ने इसको करा है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है, एक जनरल बात है। तो फिर भी कई बार आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं, अपन इंपॉर्टेंट की बात पे भी कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी अपन अभी लेंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में फाउंडेशन का पूछा है तो फाउंडेशन का ही जवाब देना है, सर्टिफाइड का पूछे तो सर्टिफाइड का जवाब देना है। नहीं तो कई बार अपने को आता है और अपन भूल जाएंगे, इसीलिए याद ही ऐसे ही करते हैं। जैसे कपास है तो 50-25, सॉरी कपास है तो 50-30 डायरेक्ट याद रख लेंगे। बाजरा का हाइब्रिड है तो 1000-200, मतलब पहले फाउंडेशन का 1000 और सर्टिफाइड का 200। इस तरीके से जोड़े में अक्सर अपन याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर 50-25, 50-30, 20-10, 100-50, इस तरीके से जोड़े में ही याद रखना है। क्लियर है बात। और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आइसोलेशन डिस्टेंस एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट। चलो आगे बात करते हैं कैरेट और ऑनियन में। ठीक है, गाजर और प्याज में। गाजर और प्याज के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो वो आपकी रहेगी 1000 मीटर और 800 मीटर। 1000 मीटर और 800 मीटर। उसके अलावा अपन जो यहां पर ध्यान रखें, जो ज्यादा बड़ा अपने यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले अपन एक ले लेते हैं कैस्टर की, अरंडी के पहले ले रहे हैं, अरंडी कैस्टर, जिसके अंदर अपन लेंगे 300 और 100 मीटर। 300 मीटर तो फाउंडेशन के लिए और 100 मीटर सर्टिफाइड के लिए।
और लास्ट एक ग्रुप जिसके अंदर हाईएस्ट आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 1600 मीटर, उसमें आपके कुछ फसलें आएगी जैसे फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मूली, रेडिश यानी कि टर्निप, शलजम और पालक। इन फसलों के अंदर जो आइसोलेशन डिस्टेंस रहती है वो होती है 1600 मीटर होगी आपके फाउंडेशन के लिए और 1000 मीटर होगी आपके सर्टिफाइड के लिए। जिन पर अधिकांश क्वेश्चन बने वो उनमें भी अपन ध्यान रखना है कि कौन कौन सी है, उस पर अपन अभी बात करेंगे। और कर लिया नोट? तो आइसोलेशन डिस्टेंस अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, कभी फाउंडेशन पूछेगा, कभी सर्टिफाइड पूछेगा, कभी हाइब्रिड पूछेगा, कभी नॉर्मल वेराइटी पूछेगा, ध्यान रहेगा। तो जिनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर अगर हल्की सी बात करें अपन, धान, गेहूं, जौ, नॉर्मल वेराइटीज पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मीटर 3 मीटर, लेकिन हाइब्रिड इनका कभी पूछ लिया जाएगा तो वो आपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना रहेगा 200 और 100 मीटर। मक्का ज्वार में नॉर्मल भी फेमस है, साथ ही इनका हाइब्रिड भी फेमस है मक्का ज्वार के अंदर। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई। बाजरा में हाइब्रिड ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बाजरा का नॉर्मल भी अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा रेपसीड, सरसों, ये तो सारी मेजर फसलें, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है उसको मैंने लिया। अरहर को भी अपने को यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, बाकी को ध्यान नहीं रखना ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। मक्का, ज्वार, बाजरा तो बड़े फेमस है, और गेहूं, धान, ये तो आप ही जानते हो कि हर क्वेश्चन जो होता है अक्सर इन्हीं फसलों पे ज्यादा बनता है, ठीक है। तो ये अपन ने मक्का का, बाजरा का, ज्वार का, इनका हाइब्रिड और नॉर्मल दोनों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाजरा के हाइब्रिड पे ज्यादातर बना है 1200, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना ही है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ना है, फिर भी आपको बताता है। कपास पे कई बार बना है 50 मीटर 30 मीटर, जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा है उनमें हाइब्रिड की बात अपन नहीं कर रहे हैं। जिनमें हाइब्रिड की बात करनी है उनमें ब्रैकेट में अपन ने H लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संकुल मक्का किसे बोलेंगे, इसका क्या होगा, संकुल यानी कि कंपोजिट को अपन बोलते हैं। कंपोजिट के बारे में अपन ब्रीडिंग में पढ़ भी लिए थे, ठीक है, कि जो फिनोटिपिकली आइडेंटिकल लाइंस होती हैं, जिनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी होती है, उनका मिश्रण करके पर परागित फसलों में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में जो वेराइटीज बनाते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट वेराइटी यानी कि संकुल किस्में, ठीक है। अपनी काम की बात पढ़ाते हैं। ग्वार, राजमा, चौला, मेथी, अलसी 50 मीटर 25 मीटर, ठीक है। उड़द, मूंग, मसूर, खेसरी, चना 20 मीटर 10 मीटर। तिल, कुकर बीट्स का अपन एक साथ ही पूरा ग्रुप याद रख लेंगे कि नॉर्मली बोला जाए 800 मीटर 400 मीटर ज्यादा फेमस है, लेकिन कई बार ऑप्शन में 800 होता ही नहीं है और फाउंडेशन पूछ लिया तो फिर जवाब जाता है 1000 मीटर, 1500, फिर उस केस में अपन को आंसर याद रखना, ठीक है। हाइब्रिड पूछ ले 1500, 1000 मीटर कुकर बीट्स के लिए। गाजर, प्याज, अरंडी, फूल गोभी, ये लास्ट वाला ग्रुप भी अपन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पर अक्सर आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, आपकी मूली, शलजम और पालक के लिए 1600 मीटर और 1000 मीटर सबसे ज्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस इन्हीं फसलों में अपन रखते हैं। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण अपने को यहाँ पर ध्यान रखने थे, जो फैक्ट्स है, क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बता दिया, बाकी जो एग्जाम में बने वो लगभग है यहाँ पर। बाकी तो अथाह है फसलें, हॉर्टिकल्चर की होगी, एग्रोनॉमी की होगी, किस किस का याद रखोगे, ठीक है। तो सबका याद रखना संभव नहीं है, हमने जो मेजर है हमारे एग्जाम्स में जो ज्यादा बनती है उस पर क्वेश्चन डाला। बढ़े आगे, तो हमने बात करी आइसोलेशन डिस्टेंस की। तो 3 प्रैक्टिस हमारे बीज उत्पादन के अंदर हम कर रहे थे। सबसे पहली पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, दूसरा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, तीसरा आइसोलेशन डिस्टेंस, चौथा रोगिंग, क्या कहते हैं, रोगिंग। तो अब अपन आते हैं रोगिंग पे। रोगिंग, तो रोगिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है कि रोगिंग के अंदर यानी कि सीधा सा अपन बात करें, हमारा बैच चल रहा डब्ल्यू का और इसमें कोई सुपरवाइजर का लड़का आके बैठ जाए तो उसके काम की चीज अपनी क्लास से कम मिलेगी। अभी
कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, उसको उखाड़ के फेंकने का मतलब नहीं होगा यहाँ पर, उसको बोलेंगे भाई साहब आपको सुपरवाइजर का बेंच दूसरा है, आप उसमें जाके बैठिए। तो आपने क्या करा, आप लोगों से जो भिन्न था उसको आपने यहां से हटा दिया। तो इसी तरीके से हमारे खेत के अंदर दूसरी फसल के, दूसरी किस्म के पौधे अगर होते हैं तो उन्हें हम समय पे वहां से हटा लेते हैं। समय पे मतलब फ्लावरिंग से पहले। फ्लावरिंग अगर हो गई तो परागण होगा, परागण होगा तो आपका कहीं ना कहीं वो दूषित होगी हमारी किस्म। तो हम फ्लावरिंग से पहले उन ऑफ टाइप, ऐसे पौधों को बोलते हैं ऑफ टाइप, जो हमारी बाकी फसल के, बाकी किस्म के पौधों से जो भिन्न दिख रहे हैं, उन ऑफ टाइप पौधों को वहां से हटा देंगे हम पुष्पन से पहले। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रोगिंग, और उसका बड़ा फायदा होता है बीज उत्पादन में। कैसे, वो भी अपन बात करेंगे। क्लियर है बात? तो सिंपल सी परिभाषा के साथ अपन कुछ चीजें नोट कर रहे हैं, उसको आप नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। उन्नत किस्म के खेत से, उन्नत किस्म के खेत से उन्नत किस्म के खेत से ऑफ टाइप यानी कि लक्षण प्रारूप में भिन्न, ऑफ टाइप इंग्लिश का नाम बड़ा प्रचलित है इसके लिए, ऑफ टाइप यानी कि लक्षण प्रारूप में भिन्न, लक्षण प्रारूप में भिन्न पादपों को हटाना, यही कहलाता है रोगिंग। दूसरी बात इसके लिए ध्यान रखेंगे कि ऑफ टाइप क्या होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ऑफ टाइप, तो इसकी भी सिंपल सी परिभाषा ध्यान रखेंगे। बीज उत्पादन के अंतर्गत या बीज उत्पादन के अंदर, बीज उत्पादन के अंदर उन्नत किस्म से भिन्न पादप, उन्नत किस्म से भिन्न पादप यांत्रिक मिश्रण यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर क्या है आप नोट करो, इन चीजों को समझाऊंगा। बड़ा सिंपल सा है, यांत्रिक मिश्रण एवं प्राकृतिक क्रॉसिंग से उन्नत किस्म को दूषित होने से बचाना। ऑफ टाइप नहीं, ऑफ टाइप तो ऊपर का पॉइंट हो गया, ये नीचे अलग पॉइंट है। क्रॉसिंग से उन्नत किस्म को दूषित होने से बचाना। गिने चुने 3-4 मेन पॉइंट है, उसी पर अपन आ रहे हैं।
बार नोट करो, बताते हैं आपको। बड़ा सिंपल से 4-5 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और ऊपर की 2 परिभाषाओं से अक्सर क्वेश्चंस यहाँ डेफिनेशन से रहता है, जिसमें रोगिंग क्या होता है और ऑफ टाइप क्या होता है लगभग सबको पता ही है, कोई ज्यादा मुश्किल सी बात इसके अंदर है नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना ये किससे संबंधित है, बीज उत्पादन से, सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। कर लिया नोट? तो क्या कहने का मतलब, सबसे पहली बात रोगिंग में अपन ने बोला है उन्नत किस्म के खेत से, यानी कि हम जो भी किस्म का बीज उत्पादन कर रहे हैं उस खेत से हमें क्या करना है, ऑफ टाइप यानी कि जो लक्षण प्रारूप में भिन्न है उन पादपों को हटाना है। जैसी हमारी किस्म दिखती है, जो वैसे उस किस्म के जैसे जो पौधे नहीं दिख रहे हैं उन सबको हटा हटा के वहां से हटा देना है कुल मिला के। और ऐसे पादप जो आप हटा रहे हैं वही क्या है, ऑफ टाइप। पहले ही परिभाषा लगभग ली थी मैंने कि जो लक्षण प्रारूप में जो फिनोटाइप में डिफरेंट है, वैसे बोला इसके अंदर कि बीज उत्पादन के अंदर उन्नत किस्म से भिन्न पादप, कोई खास बात नहीं, बड़ी सिंपल सी है, ऑफ टाइप नहीं बोला जाता है। ये ऑफ टाइप का फायदा क्या होगा, पहला बात तो यांत्रिक मिश्रण, मैकेनिकल मिक्सचर जिसको बोलते हैं। यानी कि मान लो हमारी किस्म लग रही है सोयाबीन की जेस 335, उसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं दूसरी किस्म के भी, तो जब आप क्या करोगे, यांत्रिक मिश्रण कैसे होगा, जब कटाई करेंगे तो जो दूसरे पौधे दूसरी किस्म के हैं उनके बीज भी तैयार हुए होंगे, तो इन बीजों के साथ हमारे बीज और बढ़ जाएंगे। पहले एक बीज ही था, हमने ध्यान नहीं दिया, बुआई में चला गया, एक पौधा होगा, उस पर 10-15 बीज लगे, अब आपके जो बीज यहाँ से कटाई होके गया, वो बीज थ्रेशिंग होके गया, उसमें ज्यादा बीज हो गए, यानी कि दूसरी किस्म के बीजों का भी मिश्रण हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक मिश्रण, मैकेनिकल मिक्सचर उसी को बोलते हैं। दूसरी बात प्राकृतिक क्रॉसिंग, अगर हम यहाँ पर जो है रॉगिंग नहीं करते हैं तो प्राकृतिक क्रॉसिंग यानी कि आपके दूसरी किस्म का पौधा है उसका परागकण किसी हमारी किस्म के उस पर चला जाएगा तो हमारी प्राकृतिक क्रॉसिंग हो जाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगी, हमारी किस्म दूषित होगी कि नहीं होगी, होगी। तो कुल मिला के दूषित होने से बचाने के लिए इन दोनों चीजों से हमें क्या करना आवश्यकता है, यहाँ पर रोगिंग, यानी रोगिंग का जो फायदा है, यांत्रिक मिश्रण एवं प्राकृतिक क्रॉसिंग से उन्नत किस्म को दूषित होने से बचाना, ये इसका उपयोग हो गया एक तरीके से। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख देना उपयोग, रोगिंग का जो फायदा है, उपयोग, महत्व है। उसके अलावा लिखा है अधिकतम किसी फसल, अधिकतर ये फसल से फसल बदलता है वैसे, लेकिन जनरल बात लिखी है कि किसी फसल के फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बीज उत्पादन में अधिकतम कितने ऑफ टाइप पादप हो सकते हैं, 0.05% से लेके 1% तक, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मिनिमम 0.05 और अधिकतम 1% से ज्यादा अलाउ नहीं है। 100 पौधे खेत के अंदर लगे तो एक से ज्यादा दूसरी किस्म का पौधा नहीं होना चाहिए। गिने चुने 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं रोगिंग से संबंधित। क्लियर है क्या बात? आगे बात अपन करें सिंपल सा कि कई बार अब जब भी ये हमारे बात आती है कि जो ये हम बीज उत्पादन करते हैं तो उसके दौरान हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। सर्टिफिकेशन की आवश्यकता किस किस में पड़ती है, तो हमने कहा भी था फाउंडेशन में, रजिस्टर्ड में और सर्टिफाइड में, इनमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्टिफिकेशन करने हमारा जो असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर जो होता है वो अधिकतर वो अधिकारी जो होते हैं वो जाके सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण करते हैं उस खेत के, ठीक है। अब वो प्रमाणीकरण जो करेंगे तो उसे इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। कितनी बार उस अधिकारी को इंस्पेक्शन के लिए बीज उत्पादन के खेत में जाना पड़ता है, वो संख्या एग्जाम में पूछी जाती है कि कितने फील्ड इंस्पेक्शन, 2, 3 और 4, मिनिमम 2 अधिकतम 4 आवश्यकता पड़ती है। 2 और 3 सामान्यतः हम फसलों में उपयोग करते हैं, फील्ड इंस्पेक्शन जो उस अधिकारी को करने पड़ते हैं। अधिकतम 4 की आवश्यकता पड़ती है जिनमें हम संकर उत्पादन करते हैं, जिनमें 4 केवल हाइब्रिड में ही काम आएगा। तो अपन एक तरफ लिखेंगे कि कितने फील्ड इंस्पेक्शन, अधिकतम कितने, मिनिमम कितने फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे और आगे उसके आगे फसलें, तो इसी को अपन नोट करते हैं। बड़ा कभी कभी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो मिनिमम फील्ड इंस्पेक्शन, फील्ड इंस्पेक्शन, भाई खेत का निरीक्षण करने आना ही पड़ेगा, तो वो कितनी बार आना पड़ेगा वो ध्यान रखना, इंस्पेक्शन। और इधर फसलें, कौन सी फसलों में आपको कितने आवश्यकता पड़ेगी उसी पर बात पर अपन आते हैं। तो जिसमें अधिक मिनिमम 2, 3 और अधिकतम 4, मतलब मिनिमम लिखे वैसे तुमने,
अब यहाँ 2 की जगह कोई 3 करे तो उनकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ होगी तो 3 बार भी करेंगे, 4 की जगह 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2, 3 और 4 नॉर्मली अपन बात करते हैं। 2 किस किस में आएंगे? गेहूं में, नोट करते चलो, जौ में, जई में, गेहूं, जौ, जई, ठीक है। उसके अलावा धान, बाकी जितनी भी माइनर मिलेट्स, सभी को पता है माइनर मिलेट्स क्या होती हैं, छोटी मोटी जो आपके आजकल, ठीक है, आप बहुत सारे बात करते हो मिलेट्स की, तो वो सब माइनर मिलेट्स अपन कहते हैं। रागी वगैरह हो गई, कुल्थी वगैरह हो गई, सुनते हो ना, वो सब माइनर मिलेट्स में भी कितने फील्ड इंस्पेक्शन चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे। और बात करें सोयाबीन में, उड़द में, मूंग में, सोयाबीन, उड़द, मूंग, यानी कि लेग्यूम्स में अक्सर यही 2 ही रहेंगे, सोयाबीन, उड़द, मूंग, सोयाबीन, उड़द, मूंग, चौला, मसूर, चना, चौला, मसूर, लेंटिल जिसको कहेंगे, चना, ग्वार, क्लस्टर बीन जिसको अपन कहेंगे। उसके अलावा ध्यान रखें अरहर, ठीक है। और उदाहरण अगर यहां पर अपन ध्यान रखें तो सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, लिंसीड, स्पाइनेच, सनफ्लावर, सूरजमुखी, अलसी जिसे अपन लिंसीड कह देते हैं, स्पिनेच जिसे अपन पालक कह देते हैं अक्सर, कपास की किस्म, कपास का हाइब्रिड में अलग रहेगा तो मैं किस्म के लिए वी लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी सबकी भी किस्में ही हैं, लेकिन कपास में हाइब्रिड की भी बात आएगी तो वी और लिख दिया मैंने यहां पर। उसके अलावा ध्यान रखें अपन मेथी, अरंडी यानी कि फेनुग्रीक, कैस्टर, और एक और अपन यहां पर याद रखेंगे लास्ट, मक्का। तो इन सबके अंदर जो इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ती है कितनी पड़ती है? 2 की। उसके अलावा बात करें बाजरा, ज्वार, वी क्यों लिख रहे हैं अभी बता देंगे, ज्वार, बाजरा, ज्वार, रेपसीड एवं मस्टर्ड, रेपसीड एवं मस्टर्ड, रेपसीड एवं सरसों जिसको कह देंगे, तिल, तिल। और बात करें यहां पर अगर अपन तो बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, गाजर, मूली, प्याज, शलजम, गाजर, मूली, प्याज, शलजम। और बात करें यहां पर तो पत्ता गोभी, इन सब के अंदर कितनी आवश्यकता पड़ रही है? 3 फील्ड इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। 4 केवल हाइब्रिड में ही काम आएगी। और कितने हाइब्रिड में हमने वी लगा, मतलब कितनी वैरायटी में लगा रखा है? 4 में। तो एक तो ये चारों को ही उठा के लिख दो। सबसे पहले कपास का हाइब्रिड, ठीक है, उसके अलावा मक्का का हाइब्रिड, बाजरा का हाइब्रिड, ज्वार का हाइब्रिड, ठीक है। और बचा कोई? हो गए। एक अपन यहां पर ध्यान रखेंगे फूल गोभी, हाइब्रिड नहीं, केवल सिंपल फूल गोभी की किस्मों में भी 4 फील्ड इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। नोट कर लो, सीधा सा जब भी प्रश्न आएगा पूछा जाएगा किन फसलों के बीज उत्पादन में कितने फील्ड इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये अपने को इस तरीके से ध्यान रखना है। ये अच्छी बात है कि केवल फूल गोभी को छोड़ के 4 केवल उन्हीं में होंगे जिनमें हाइब्रिड होंगे, बाकी नॉर्मली आपकी 4 फील्ड इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसमें भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट लगाऊं
तो क्वेश्चन जो पूछा गया है यहां से उस पर अगर बात करें तो मक्का का जो हाइब्रिड है, मक्का का हाइब्रिड जिस पर कई बार क्वेश्चन बना है, बाजरा की जो वैरायटी है जिस पर कई बार क्वेश्चन बना है, यानी कि आपके पूछने की जो संभावना है बाजरे की वैरायटी पे और मक्का के हाइब्रिड पे ज्यादा है। ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, ठीक है। किसी ने पूछा सर यूजेनिक्स क्या होता है, मैंने पहले पढ़ा रखा होगा यूजेनिक्स, आपको वैसे जेनेटिक्स में पढ़ोगे आगे, तो उसी हिसाब से मैं आगे बता दूंगा। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेरिक्स अलग अलग पढ़ेंगे। तो अपन किसी उस प्रिंसिपल, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का यूज करते हुए किसी मानव की रेस के अंदर, किसी मानव के अंदर आनुवंशिक परिवर्तन कर दे ताकि उसके अंदर वंशानुगत रोग ना हो, तो उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या होता है, तीनों परिभाषाएं आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। फील्ड इंस्पेक्शन ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, जिसको कहते हैं वेराइटल डिटोरिएशन। अच्छी किस्म है, बीज उत्पादन करते टाइम वैज्ञानिकों ने या बीज उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आपकी अच्छी खासी किस्म का वेराइटल डिटोरिएशन हो गया। ठीक है, मान लो आपने रोगिंग नहीं करी, रोगिंग नहीं करी तो यांत्रिक मिश्रण भी होगा, और रोगिंग नहीं करी तो आपका नेचुरल क्रॉसिंग भी होगा, और उसकी वजह से किस्म अच्छी बनेगी या खराब होती जाएगी, खराब होती जाएगी, जिसे अपन कहते हैं वेराइटल डिटोरिएशन या किस्म हास कहते हैं। क्लियर क्या बात। सर फील्ड इंस्पेक्शन होता क्या है। फील्ड इंस्पेक्शन जो आपके जब भी बीज उत्पादन होता है तो उसके दौरान आपके अधिकारी जो होता है बीज उत्पादन संबंधित सर्टिफाई करने वाला प्रमाणीकरण, आपने खुद ने कहा है या अपन ने पढ़ा है कि फाउंडेशन सर्टिफाइड और फाउंडेशन रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड में सर्टिफिकेशन आवश्यक होता है, प्रमाणीकरण आवश्यक होता है। तो प्रमाणीकरण अपने आप तो होगा नहीं, जाके क्या करना पड़ता है, उन अधिकारी को खेत पे जाके बीज उत्पादन के फील्ड का निरीक्षण करना पड़ता है। वो निरीक्षण कितनी बार करने जाना पड़ेगा वो संख्या हमने लिखी है, कोई खास ऐसा उलझने वाला शब्द नहीं है कि फील्ड पे इंस्पेक्शन उसको कितनी बार करेगा, वो न्यूनतम कितनी संख्या है, किन फसलों में कितने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है क्या बात। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, बाजरा की जब तक संकर नहीं बोले नॉर्मली ही समझना है, वो बोले कि भाई बाजरा की किस्मों के या बाजरा में कितने फील्ड इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, जवाब क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। जैसे ही बाजरा का संकर पूछेगा आपका जवाब क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। संकर किसी का भी पूछे जवाब क्या दोगे, 4 दोगे। बढ़े आगे, चलो बात करते हैं वेराइटल डिटोरिएशन पर। आप चाहो तो पहले नोट कर लो, इसको क्या करना है कि दोनों तरीके से बात करेंगे, आनुवांशिक और एक और तरीके से डिटोरिएशन। क्या होता है हिंदी में बोले तो किस्म हास। हास मतलब सभी को पता है बढ़ोतरी या घटोतरी, कम होना, किस्म हास। ठीक है, क्या होता है इसको अपन सिंपल सा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं, किस्म की किसी उन्नत किस्म की, किसी उन्नत किस्म की आनुवांशिक या शस्य प्रदर्शन में स्थायी कमी की, आनुवांशिक अथवा शस्य प्रदर्शन में स्थायी कमी, हिंदी में कहें तो सॉरी इंग्लिश में कहेंगे तो रिडक्शन इन जेनेटिक एंड एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए इंप्रूव्ड वैरायटी। ठीक है, कैसे अपन बात करते हैं में स्थायी कमी, परमानेंट रिडक्शन होगा। कैसे समझेंगे बात को भी, आप नोट करो इस चीज को, बात करेंगे पूरी। किस्म हास के वेराइटल डिटोरिएशन के कारण कौन कौन से हैं, वीडी मतलब वही वेराइटल डिटोरिएशन के कारण, 2 प्रकार से होते हैं, उसी चीज पर अपन बात करते हैं, वेराइटल डिटोरिएशन के किस्म हास के कारण। पहले होंगे आनुवांशिक, दूसरे होंगे गैर आनुवांशिक। तो इस तरफ लेते हैं आनुवांशिक। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पहली बात तो परिभाषा में पूछ लेंगे, दूसरा ये पूछ लेंगे कि कौन कौन से कारण जो है वो आनुवांशिक है, कौन से आनुवांशिक नहीं है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आनुवांशिक की बात करें कौन कौन से आनुवांशिक है इसके अंदर, तो प्राकृतिक संकरण, नेचुरल आउटक्रॉसिंग जिसको कहते हैं प्राकृतिक संकरण,
दूसरा अपन यहां पर जो ध्यान रखेंगे वो रहेगा स्वतः उत्परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्वतः उत्परिवर्तन। तीसरा अपन यहां पर जो याद रखेंगे कारण वो है आपका यहां पर रेसिडुअल वेरिएबिलिटी, अवशिष्ट विभिन्नताएं। रेसिडुअल वेरिएबिलिटी क्या होता है समझेंगे। वेरिएबिलिटी, अवशिष्ट विभिन्नताएं। ठीक है। और चौथा जो आखिरी इसका आनुवंशिक के लिए कारण है वो है एडेप्टिव चेंजेस, अनुकूलन परिवर्तन। एडेप्टिव चेंजेस, अनुकूलन परिवर्तन। गैर आनुवंशिक के अंदर कुछ ध्यान रखेंगे यहां पर कि कौन कौन से कारण हैं जो किस में आज करेंगे और वो गैर आनुवंशिक होंगे, नॉन जेनेटिक होंगे। गैर आनुवंशिक, नॉन जेनेटिक जिसको अपन कहते हैं, जिसमें भी 3-4 नाम अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहला मैकेनिकल मिक्सचर, यानी कि यांत्रिक मिश्रण जिसको कह देंगे, यांत्रिक मिश्रण। रोग संक्रमण, रोग संक्रमण, डिजीज इन्फेस्टेशन, रोग संक्रमण, डिजीज इन्फेस्टेशन। तीसरा यहां पर जो ध्यान रखेंगे एडवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थिति, एडवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। एक बार ये नोट करो, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आता है, सिंपल सा पूछा जाता है अक्सर। बिल्कुल आप नोट करें, आपको क्वेश्चंस का भी बताते हैं। क्वेश्चन आइसोलेशन डिस्टेंस में तो डायरेक्ट आते हैं, बताई दिए आपको कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कर लिया नोट। हाँ, वेरिएबिलिटी, रेसिडुअल वेरिएबिलिटी, वेरिएंस कहो, वेरिएबिलिटी कहो या वेरिएशन कहो, सबका मतलब हमारे लिए एक ही होता है। इंग्लिश में चेंज हो सकता है लेकिन हमारे लिए सबका मतलब विभिन्नताएं। ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, एडवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। हिंदी किसी को लिखना हो तो प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थिति, कर लिया नोट। तो वैराइटल डिटोरेशन का मतलब होता है किस्महास, अच्छे खासे किस्म जिसका बीज उत्पादन करने के लिए दिया और उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ अगर हो गई किसी भी कारण से, तो वो आपके पैदावार प्रदर्शन में कमी ही होगी और परमानेंट हो जाती है कई बार। तो वो क्या है, किसी उन्नत किस्म की आनुवांशिक, आनुवांशिक कोई चीज होगी तो वो परमानेंट ही होती है, अथवा शस्य प्रदर्शन में स्थायी कमी, एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस या जेनेटिक लेवल पर आपके जो है कुल मिला के या तो उसमें
प्रदर्शन यानी कि जिस भी लक्षण के लिए वो किस्म को विकसित किया गया था, चाहे रोग प्रतिरोधकता, चाहे गुणवत्ता, चाहे उपज या और भी कोई लक्षण हो, तो उन लक्षणों में जितना अच्छा आपने उसको किया था उतनी अच्छी है वो नहीं रही, परमानेंटली उसमें कुछ कमी हो चुकी है, और उसे ही कहते हैं वैरायटियल डिटोरिएशन। डिटोरिएट मतलब कम होना या धीरे धीरे किसी चीज में कमी होना। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकती है और बनी है। दूसरी बात, किस किस कारण से वैरायटी का डिटोरिएशन होता है? कुछ कारण आनुवंशिक है, कुछ गैर आनुवंशिक है। आनुवंशिक के अंदर प्राकृतिक संकरण, भाई आपने अगर रोगिंग नहीं करी तो प्राकृतिक संकरण होगा। अभी मैंने बोला रोगिंग दो फायदे दिलाती है, पहला तो यांत्रिक मिश्रण नहीं होने देती है, दूसरा प्राकृतिक संकरण नहीं होने देती। तो प्राकृतिक संकरण अगर ऑफ टाइप वहां से पहले ही हटा लिए तो कोई भी दूसरी किस्म का वहां पर क्रॉसिंग नहीं होगा। अगर दूसरी किस्म का क्रॉसिंग हुआ तो भाई आपकी कहीं ना कहीं पैदावार जैसी आप चाह रहे थे या जैसा भी लक्षण था वो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे कम होता जाता है। बात आ रही समझ? भाई अपना कितना ही अच्छा लड़का समझदार है, ठीक है, खराब संगत में रहा तो धीरे धीरे ही बिगड़ेगा, आज का आज तो बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे हमारी किस्म भी अगर ध्यान नहीं रखा तो एक आनुवंशिक स्तर से वो किस्म बिगड़ सकती है, एक गैर आनुवंशिक स्तर से। आनुवंशिक स्तर में पहला यह है प्राकृतिक संकरण अगर होगा खेत के अंदर तो आपकी किस्म में ह्रास होगा। दूसरा स्वतः उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन जो होता है वो आपका ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम जाते हैं प्रकृति में होता है, वो तो हमारे कंट्रोल में होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत रोगिंग से फर्क पड़ जाता है। कहने का मतलब जो उत्परिवर्तन अगर हो गया प्रकृति वाला अपने आप तो आनुवंशिक परिवर्तन होता है। सभी को पता है म्यूटेशन तो जेनेटिक होता है, और म्यूटेशन अगर हो गया तो भी म्यूटेशन होता है मतलब कोई ना कोई परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता मतलब हमारी किस्म जैसी बनानी थी वो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो गया। रेसिडुअल वेरिएबिलिटी। रेसिडुअल वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से सुनना, इसको नया शब्द है, अवशिष्ट विभिन्नताएं। अवशिष्ट मतलब बची खुची, शेष विभिन्नताएं। आपने कोई किस्म विकसित करी तो उसके अंदर बहुत सारे लक्षणों के जीन थे, लेकिन वो सारे जीन का हम उपयोग कर रहे थे, कोई जरूरी बात नहीं। हमको रोग प्रतिरोधकता चाहिए, तुमने रोग प्रतिरोधकता का ध्यान दिया। हमें अब हो सकता था कि उसमें कोई आपके जो है बात करें कि कम उपजता का या फिर आपके किस एक रोग के लिए तो प्रतिरोधकता मिल गई आपको, लेकिन किसी दूसरे रोग के लिए संवेदनशीलता बढ़ गई तो आप क्या कर लोगे? तो विभिन्नताएं, जितने जीन उतनी विभिन्नताएं, तो बहुत सारी विभिन्नताएं बाद में प्रकट हो जाए आनुवंशिक स्तर की, तो वो रेसिडुअल वेरिएबिलिटी भी आपके वैरायटल डिटोरेशन का कारण बन सकती। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अडेप्टिव चेंजेस, भाई आपको पता है कि जैसे आप पादप पुनर्स्थापन करते हो, कोई किस्म बाहर से यहां लाओगे, आप जिस चीज को, जैसे आपके अंदर भी आपको यहां से ले जाके केरल में छोड़ देंगे, भाई रहना ही है, मजबूरी है, तो आप उसी अकॉर्डिंग चावल खाने की आदत डाल दोगे, रोटी रोटी नहीं करोगे। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप आपके अंदर परिवर्तन कर लोगे। वैसा ही प्रकृति में परिवर्तन के साथ साथ हमारी किस्म के अंदर भी कोई ना कोई परिवर्तन हो जाते हैं, वो अनुकूलन के लिए, और ऐसे परिवर्तन भी आनुवंशिक स्तर पे हो जाते हैं तो आनुवंशिक कारण होगा। चार क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से कौन से किस्म ह्रास के वैरायटल डिटोरेशन के आनुवंशिक कारण है? तो इन चारों का ही नाम होना चाहिए, पांचवा कोई नहीं होगा। गैर आनुवंशिक कौन कौन से? यांत्रिक मिश्रण। आनुवंशिक स्तर पे बदलाव थोड़ी हुआ है क्या, भाई मैंने यहाँ दो किस्म के बीज लिए, इनको मिला दिया, मैंने दो किस्म के बीज थे, दोनों के 50-50 ग्राम मिक्स करके 100 ग्राम का एक लोट बना दिया, तो ये तो यांत्रिक मिश्रण हुआ है भाई, मैकेनिकल मिक्सचर। क्या ये आनुवंशिक स्तर पर बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। तो वैसे ही आप अगर रोगिंग नहीं करोगे तो कटाई के टाइम पे दूसरी किस्म का बीज भी हमारे बीज के साथ मिक्स हो गया, तो वो गैर आनुवंशिक। रोग संक्रमण, कोई रोग आया, पैदावार में कमी हुई है, रोग आएगा तो कौन सी पैदावार बढ़ जाएगी, तो वो भी क्या हुआ? आनुवंशिक है क्या? नहीं। एडेप्टिव एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, भाई जैसा वातावरण आपको चाहिए था वैसे वातावरण में आप उस किस्म के बीज का उत्पादन कर ही नहीं रहे हो, दूसरी जगह पे कर रहे हो। भाई किस्म बनी है आपके उदयपुर के लिए और आप ले जाके बीज उत्पादन कर रहे हो अजमेर में, तो क्या जितनी अच्छी किस्म का प्रदर्शन आना चाहिए था उदयपुर में वो अजमेर में आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी कि एडवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन अगर रही तो ऐसे केस में भी किस्म ह्रास होगा गैर आनुवंशिक। पढ़ते ही नाम पढ़ते थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे वैसे कह दोगे कौन सा आनुवंशिक? आनुवंशिक वो होता है जो डीएनए में, जीन में या म्यूटेशन ऐसा कुछ होगा तो आनुवंशिक, बाकी सारे गैर आनुवंशिक होंगे। क्लियर है क्या बात? ध्यान रहेगा। इससे आगे की जो बात है वो अगली क्लास में लेंगे, थोड़ा सा सीड टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ साथ और कुछ चीजें जो छोटी मोटी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बच गए उनको लेते हुए एक आध क्लास में सीड टेक कंप्लीट कर रहे हैं अपन। क्लियर है?
सीटेक हो जाने के बाद अपन क्या करेंगे कि देखते हैं जेनेटिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पढ़ने वाला नया, वो ब्रीडिंग था, क्योंकि जेनेटिक्स तो आपने जेट टाइम से ही पढ़ी है, कुछ नई नई चीजें और हमारे लेवल की बढ़ती जाएगी, बाकी तो वही चीजें मेंडल से लेके गुणसूत्र से लेके वो सारा पढ़ना है जो पहले आपने ढंग से नहीं पढ़ा। वही फिजियोलॉजी जो जेट में पढ़ते वो अभी वापस आती है, वही सेल बायो जो आपने तब पढ़ी वो वापस आएगी, लेकिन तब अपन ने अच्छे से नहीं पढ़ा, और अब थोड़ा लेवल अप होते हुए अब अपन उनको एक एक करके आगे बात करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।